चलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास जो है, 12th क्लास है आपकी, और आपका बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, उसका चैप्टर नंबर 5, ठीक, जिसका नाम है मनी। तो आज हम लोग जानेंगे मनी अर्थात मुद्रा। ठीक है, आखिर मुद्रा होती क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखेंगे, मुद्रा क्या होती है और कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं, ठीक है, और जब मुद्रा नहीं थी, मतलब जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय कौन सी व्यवस्थाएं चलती थी, ठीक है, कौन सा सिस्टम चलता था, किस चीज के लिए, किसी भी व्यापार करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, विनिमय करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे मुद्रा क्या होती है, यानी मनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होती है, ठीक है। फिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर जब मुद्राएं नहीं थी तो उस समय कौन सी व्यवस्था चलती थी, तो उस समय बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था। तो इसमें हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम भी पढ़ेंगे, और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन होता है, ठीक है। समस्याएं आती हैं, समाधान फिर निकाला जाता है उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से तो आइए हम शुरू करते हैं मनी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं मनी की डेफिनेशन से। आखिर मुद्रा क्या होती है, आखिर मुद्राएं क्या होती हैं, ठीक है। तो मनी क्या होती है बच्चा लोग, देखिए पैसा क्या है। देखिए आपके पास पैसा होता है, आपको कोई भी जरूरत होती है, आप पैसा देके उसे पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा कोई भी चीज, एनीथिंग्स, ठीक है, एनीथिंग्स, यानी कोई भी वस्तु बोल लीजिए, ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यवस्था, या फिर क्या बोल सकते हो, कोई भी व्यवस्था या प्रणाली, क्या बोल सकते हो इसको, प्रणाली, जो क्या की जाती हो, जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। यानी पैसा क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा ऐसी कोई भी चीज मुद्रा हो सकती है जो क्या की जाती हो, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। और जब मैं बात कर रहा हूं विनिमय के माध्यम का, तो विनिमय का माध्यम मतलब क्या होता है, यानी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, तो उसका आधार उस समय उस मुद्रा को स्वीकार किया जाए। यानी जब खरीद रहे हो तो मुद्रा की सहायता से खरीद पाओ, यानी मनी की सहायता से खरीद पाओ। अगर आप बेच रहे हो तो पैसा लेकर बेच दो, समझ आ रहा आपको। तो इसे बोलते हैं विनिमय का माध्यम, यानी एनीथिंग्स कैन बी मनी, यानी कोई भी चीज मुद्रा हो सकती है जो क्या की जाए, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो वस्तु जो इससे क्या कर सकते हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी विनिमय का माध्यम के रूप में क्या किया जाता हो, जिसे एक्सेप्ट किया जाता हो, ठीक है, यानी एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, स्वीकार, ठीक है, किसको, विनिमय के माध्यम के रूप में। और जब मैं विनिमय की बात कर रहा हूं तो विनिमय, ठीक है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। जैसे कोई ये व्यक्ति है और एक क्या है, एक ये दुकान है, दुकान मतलब शॉप है आपके पास। इस दुकान से आप जाके क्या खरीद के लेकर आते हो, एक नोटबुक खरीद के लेकर आते हो, ठीक है। अब इस नोटबुक के बदले में क्या पे कर देते हो, इन्हें मनी पे कर देते हो, रुपया पे कर देते हो, ठीक है। तो ये आप नोटबुक ले रहे हो, यानी ये आप ले रहे हो, यानी लेन, ठीक है। और क्या दे रहे हो, क्या इसे दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो इसे बोलते हैं देन, ठीक है। तो जब आप कोई एक वस्तु, यानी कुछ भी वस्तु या सेवाएं लेते हो, तो उसके बराबर मूल्य आपको क्या करना पड़ रहा है, अदा करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं, लेन देन करने को क्या बोलते हैं, यानी कुछ लेना और देना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज करना, ठीक है। और एक्सचेंज करने के लिए दो लोगों का या दो एस्पेक्ट का होना जरूरी है, यानी एक व्यवसाय हो और एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो जब तक दो पक्ष नहीं होंगे लेन देन नहीं हो सकता, समझ आ रहा आपको।
तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, यानी कुछ लीजिए इसके बदले में कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी कोई लेन देन हो, जब भी कोई एक्सचेंज हो, तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए? रुपया होना चाहिए, नोट होना चाहिए। जैसे आज आप कुछ भी सामान खरीदते हो, बेचते हो, तो उसका माध्यम रुपया होता है। आप खरीदने जा रहे हो, पैसा देके खरीद लोगे, आप बेच रहे हो, पैसा लेके बेच दोगे, तो विनिमय ही तो हो रहा है, लेन देन नहीं तो कर रहे हो आप। समझ आ रहा है? क्लियर होगी बात? तो यही आपका क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय मतलब लेन देन करना, सामान खरीदना बेचना, ठीक है। सामान खरीदोगे, कुछ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई लेन देन करोगे तो वहां पर क्या होना चाहिए? उस चीज को, एनीथिंग, जैसे आज आप बहुत सारी चीजें स्वीकार होती है। आज आप जितने भी नोट देखते हैं, जैसे 50 के नोट है, 100 के नोट है, 200 के नोट है, 500 के नोट है, आप ये सिक्के हैं, आप ये देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। सामान देखिए, सामान लीजिए, पैसा दीजिए, कोई भी स्वीकार कर लेगा। आप देखिए आज की डेट में क्या होता है? डेबिट कार्ड नोट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं, तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं ना। तो कोई भी वस्तु या कोई भी व्यवस्था जो क्या हो, जब विनिमय हो तो उसे स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले लोग। माध्यम हो, इसके आधार पर क्या हो रहा हो, वो लेन देन हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। तो मुद्रा, कोई भी वस्तु मुद्रा कहला सकती है जो क्या करे? विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाए, लोग एक्सेप्ट करें। समझ आ रहा है आपको? मुख्य रूप से यही इसकी परिभाषा होती है। लेकिन साथ में केवल एक ही काम नहीं, जब भी ये क्या हो, इसके साथ साथ कुछ काम और है, ठीक है। कोई भी वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में क्या की जा सके, स्वीकार की जाए, वो मुद्रा होती है। साथ ही साथ इसके और भी काम होते हैं। ये तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार तो की जाए, साथ ही साथ कुछ काम और करें, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, जिसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है? स्टोर का मतलब रख सकते हो। जैसे आप देखिए, आज पैसा खूब सारा नोट को आप इकट्ठा कर सकते हो एक जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं पे भी किसी को पेमेंट करनी है, भेज सकते हो, चेक से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और अपने घर में भी बहुत सारा नोट उठा के रख सकते हो। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आसानी से रख सकते हैं। लेकिन अब आगे बात करते हैं, तो एक काम ये भी हो गया, एक तो लोग स्वीकार करें, जनरली एक्सेप्ट करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, वो स्टोरेज का भी काम करती हो, ट्रांसफर भी किया जा सकता हो आसानी से। फिर उसकी क्या होनी चाहिए? कॉमन यूनिट वैल्यू होनी चाहिए। कॉमन यूनिट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य की एक सामान क्या है? सामान्य इकाई होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई लेन देन हो, कुछ भी आज की डेट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सबको रुपए में व्यक्त करते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। तो आज आप कुछ भी सामान करते हैं, 10 का है, 20 का है, 5 का है, 10 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, 1000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, सबकी वैल्यूएशन किस में कर रहे हैं? रुपए में कर रहे हैं। तो रुपया क्या है? कॉमन यूनिट वैल्यू है भारत के लिए। तो ये भी वस्तु मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाएगी, उसकी क्या होनी चाहिए? एक कॉमन यूनिट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब उसका मूल्यांकन एक कॉमनली किया जाए। जैसे आज हम कुछ भी रुपए में व्यक्त करते हैं, उसका यूनिट भी रुपया होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और क्या की जा सके, जिससे हम क्या कर पाए? कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर पाए। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ठेके के लेन देन। ठेके के लेन देन का मतलब क्या होता है? और एक और, इसे डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। डेफर्ड पेमेंट यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन। मतलब जो क्या करे? ठेकेदार, जैसे आपने देखा ना, आप लोग घर और बनता है, घर बनाना है तो कोई ठेकेदार आता है, बोलता है भाई मैं 10 लाख रुपए लूंगा और आपका 3 महीने में आपको घर ऐसा बना के दे दूंगा। तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हो, और जैसे ही आपका घर बनाता है आप तो उसको पूरा पेमेंट कर देते हो। समझ आ रहा है? इसी को, इसमें आप क्या कर रहे हो? जब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो काम पहले करना पड़ता है, और पैसा पूरा काम जब होता है या कुछ शर्तों के अनुसार दिया जाता है। नहीं, भविष्य में पैसा, इसमें सेटलमेंट पूरा भविष्य में होता है, भविष्य में दिया जाता है। जब काम पूरा होगा तब पेमेंट किया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? इसलिए इसको डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं, स्थगित भुगतान। यानी जिस कोई ऐसा काम, जो काम तो आज हो रहा है लेकिन इसका भुगतान भविष्य में होगा, तो उसको डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है आपको? तो ये 3 चीजें। तो कोई पूछे मुद्रा क्या है? मुद्रा, कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो क्या करे? मुद्रा के
विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो, यानी जिसे एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेन काम है विनिमय के माध्यम के, लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाए। दूसरा है आप उसे आसानी से स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उनकी कॉमन यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के जो ट्रांजैक्शन है वो भी इससे हो सकती हो, पॉसिबल हो। समझ आ रहा आपको? तो मुद्रा, कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा के ये 4 काम करती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। यही डेफिनेशन है इसकी। मुद्रा की परिभाषा मुद्रा के काम से होती है। अब जो चीजें काम कर दे वो मुद्रा हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो ये वाले काम कर दे, जिसके अंदर ये विशेषता हो, वो हो जाएगा। आ रहा है बात समझ? तो ये मुद्रा की डेफिनेशन थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या जीवन में, जब से इस सृष्टि में जीवन हुआ है तब से ही मुद्रा है क्या? तब से ही रुपया है? तब से ही ये व्यवस्था है रुपए की? नहीं। ठीक है, देखिए लगभग आप देखिए 1600-1700 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह काल से पहले, ईसा काल, ठीक है, 1600 या 1700 के, मेरे पास ये अप्रॉक्स डेटा है, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, हो सकता है डेट थोड़ी इधर उधर हो, आप चेक कर लीजिएगा। तो 1600-1700 बीसी के आसपास क्या देखा गया था? ईरान, ईरान क्या है? एक देश है ईरान। ईरान में सबसे पहले कुछ क्या देखी गई थी? करेंसी देखी गई थी, ठीक है, मेटेलिक करेंसी, किसी धातु के सिक्के देखे गए थे, कहने का मतलब कॉइन्स वगैरह देखे गए थे। तो कहा जाता है कि 1617 बीसी के आसपास ही क्या हुआ था? मुद्रा का आगमन हुआ था, यानी पैसे, ये सिक्के आए थे, इस टाइप का चीज, सोने होने के होंगे वो सब, लेकिन इसी के आसपास आए थे। तो लेकिन इससे पहले क्या चलता होगा भाई? आज ना पैसा आया था 1600-1700 समय, 1600-1700 बीसी के समय ही ना पैसा आया था, मुद्रा आई थी। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले व्यापार, एक्सचेंज उससे पहले भी होता था, ठीक है भाई। एक्सचेंज करना तो जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति सारा कुछ नहीं बना सकता। इस दुनिया में कोई ही एक व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों को अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसे कुछ चीजें बाहर से लेनी पड़ती हैं, कुछ खुद करता है, इस तरीके से मिलजुल कर करनी पड़ती है, और उसके लिए उसे एक्सचेंज करना पड़ता है ना। कुछ जरूरतें मैं पढ़ा सकता हूं, मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आपको जरूरत है आपके बच्चों को पढ़ने की, और आप अगर क्या, आप किसान हैं तो मुझे खाने की जरूरत है। अब मैं तो गेहूं नहीं उगा रहा, लेकिन आपको गेहूं उगाना आता है, आप गेहूं उगा देंगे, तो आपसे मैं गेहूं ले लूंगा, और आप मुझसे अपने बच्चों से के लिए सेवाएं ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए आप मुझसे। एक्सचेंज हो रहा है ना, तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, आप मुझे गेहूं दे दीजिए, मैं खा लूंगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो सबका काम चलेगा। दर्जी है, मैं किसान हूं, मुझे कपड़े की जरूरत है, मैं दर्जी से कपड़ा ले लूंगा। दर्जी को किसकी जरूरत है? अनाज की जरूरत है, उसको अनाज दे दूंगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से ये, तो पुराने समय, सुनिए एक्सचेंज बहुत जरूरी है। तो पुराने समय में जो व्यवस्था चलती थी, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? क्योंकि उस व्यवस्था में क्या होता था, लोग क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, एक दूसरे को वस्तु और सेवाएं आदान प्रदान करते थे। मान लीजिए ये क्या है, ये एक किसान है, क्या है? एक किसान है, और ये एक क्या है? दर्जी है। दर्जी फर्जी नहीं है, दर्जी है, फर्जी तो ये रहा, ठीक है, सुनिएगा, है ना। तो अब मान लीजिए ये किसान है, इस किसान को क्या जरूरत है? इस किसान को कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। हमारे पास एक लौंडा है, उसको चाहिए लहंगा पहनने के लिए। ठीक है, तो किसान है, किसान को चाहिए कपड़ा, ठीक है, और जिसको लहंगा चाहिए वो लहंगा लेगा, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, तो इसको चाहिए कपड़ा, लेकिन किसान को कपड़ा चाहिए, और दर्जी जो है बेचारा वो कपड़े तो सिल पा रहा है, लेकिन उसकी जरूरत है भोजन, उसको भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए। तो वो क्या करता है, इस किसान के पास क्या है? चावल है, तो वो क्या करता है, इसको क्या दे देता है? चावल दे देता है। समझ आ रहा है आपको? तो पुराने समय में होता यही था कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति क्या करते थे आपस में, ये क्या करता था, एक वस्तु इसको देता था, या कोई दूसरी इसकी जरूरत की वस्तु इसको दे देता था, ठीक है। तो वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन होता था। इसने इससे कपड़ा लिया, और किसान से इसने, दर्जी ने क्या लिया? चावल ले लिया, ठीक है।
किसान से दर्जी ने क्या ले लिया, चावल ले लिया, और इस किसान ने दर्जी से क्या ले लिया, कपड़ा ले लिया, दोनों की जरूरतें पूरी हो गई। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो रहा है, उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जिसमें क्या है, ए सिस्टम वेयर कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो रहा है। मतलब एक वस्तु मैं आपसे ले रहा हूं और मेरे पास जो वस्तु है मेरे से आप ले रहे हैं, तब एक्सचेंज हो रहा है। समझ आ रहा है? तो पुराने समय में यही एग्जिस्ट होता था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, और इसका आज भी देखने को मिलता है। जैसे अभी एट प्रेजेंट में धान के रोपनी का समय चल रहा है, ठीक है, धान रोपा जा रहा है खेतों के अंदर। तो गांव में आप जब जाएंगे तो मजदूर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, धान रोप रहे होंगे, और जैसे ही ये धान की फसल जब तैयार हो जाएगी, कटेगी, तो उस समय वो क्या आएंगे, अपनी मजदूरी धान के रूप में लेने के लिए आ जाएंगे। मतलब मजदूरों ने अपनी सेवाएं दी किस रूप में, खेतों में काम करके, और इनका भुगतान, किसान ने इसका भुगतान कैसे कर दिया, अनाज के रूप में। मतलब किसान ने इनसे सेवाएं ली, और जो मजदूर जो है उन्होंने क्या किया, किसान से अनाज के रूप में भुगतान ले लिया। तो लेन देन हो गया, उससे उन्होंने काम करवा लिया, किसान ने काम करा लिया, और पैसा देने की जगह मतलब जो कुछ उसको देना पड़ेगा ना, भाई मजदूर है, फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो उस मजदूर को उन्होंने अनाज दे दिया। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही है। ठीक है, अब जिस देश में, जिस इकोनॉमी में, यानी जिस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ये व्यवस्था चलती है, उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी, सी का मतलब कमोडिटी है, वस्तु कहलाता है, वस्तु अर्थव्यवस्था। क्या होता है, वस्तु अर्थव्यवस्था, कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, होता क्या था बच्चे, पहले यही व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन हुआ क्या, बोला जाता है ना कि जैसे जैसे दिक्कतें बढ़ती जाती हैं उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो ये जो सिस्टम जो था ना, ये चल तो रहा था लेकिन बहुत धीमा चल रहा था, इसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो उस कठिनाई की वजह से मुद्रा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है 1600-1700 बीसी के आसपास। ठीक है, तो होता क्या है, आखिर इसमें क्या कठिनाई आती है, ये व्यवस्था अगर अच्छी होती तो यही चलती रहती, ये व्यवस्था क्यों समाप्त हुई, तो इसके पीछे कारण था, यानी कि ये जो वस्तु अर्थव्यवस्था का समापन कैसे हो जाता है, तो देखिएगा आप लोग। तो इसके 4 कारण थे। इसके क्या कारण थे, 4 कारण थे। हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। हम कमियां पढ़ने जा रहे हैं, हम लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन इसमें भी कमियां थी। ठीक है, जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन होता है। तो लेकिन हम पहले बात करते हैं क्या कमियां थी। तो उस कमियों में सबसे पहले आएंगे, तो पहली कमी है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ ह्यूमन बॉन्ड, मतलब मानवीय आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाना, यानी मानवीय आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, संयोग पता है क्या होता है, जब कोई चीज बड़ी किस्मत से होती है, बड़ी शिद्दत से होती है, जैसे शादी हुआ बड़ी किस्मत से होता है बच्चों का, मेल जोड़े जो मिलते हैं ना, बड़े क्या होते हैं, बड़ी किस्मत से मिलते हैं। बोलते हैं ना भगवान रिश्ते बनाकर भेजता है, तो 2 लोगों का मिलना बहुत ही एक संयोग होता है, अच्छे लोग 2 लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब शादी विवाह के रिश्ते ढूंढे जाते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये ढूंढो वो ढूंढो, साल 1.5 साल 2 साल 6 महीने, और किसी का 10 दिन में बन जाता है। तो संयोग है, ये फिक्स नहीं है किसी का कि अभी स्टार्ट किए तभी शादी हो जाएगी, नहीं,
समझ आ रहा है आप लोग को? तो वैसे ही यहां पर संयोग का मतलब है कोई चीज फिक्स ना हो कि इतने समय में होगी या कभी कब होगी। हो सकता है कभी जल्दी भी हो जाती है, कभी बाद में भी होगी। ठीक है, तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि भैया सबसे पहली शर्त है वाटर एक्सचेंज सिस्टम की कि ऐसे दो लोगों का मिलना, ऐसे दो लोगों का, जैसे मैंने यहां पर बच्चों को जब समझाया तो मैंने बोला कि यहां पर दर्जी और किसान आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज तभी करेंगे जब दर्जी को किसकी जरूरत हो, चावल की जरूरत हो, और किसान को कपड़े की जरूरत हो। तो ऐसे दोनों लोग, इन दोनों को एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकता थी, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन अगर मान लो ये दर्जी बेचारा बोले मैं ना खा रहा चावल, दर्जी को चावल की जरूरत नहीं है, वो बोला मैं गेहूं खाऊंगा। क्यों? चावल खाने में सब चावल 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 बोलने लग जाते हैं, इसलिए वो टेंशन में बोला मैं ना खा रहा चावल, वो बोला मुझे गेहूं चाहिए। समझ आ रहा है? मैं दलिया खाऊंगा। तो ये दर्जी क्या इसको कपड़ा देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसके पास तो देने के लिए क्या है, सिर्फ चावल है। तो ये मना कर देगा, ये बोलेगा भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को, क्योंकि मैंने बोला इसको इसके सामान की जरूरत हो और इसको इसके सामान की जरूरत हो, तभी ये एक्सचेंज करेंगे, नहीं करेगा। मान लो दर्जी तैयार है कपड़ा देने के लिए, वो सॉरी दर्जी क्या है, दर्जी चाहता है चावल लेना, लेकिन किसान जो है, किसान को कपड़े की जरूरत नहीं है। अगर किसान को कपड़े की जरूरत नहीं है, किसान नहीं करेगा एक्सचेंज। समझ आ रहा? ये मान लो इसको तो चाहिए भैया, इसको क्या चाहिए, इसको घर बनवाना है, और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए मक्का चाहिए, तो दोनों एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे, इन दोनों के पास एक दूसरे समान है ही नहीं है तो नहीं करेंगे। क्लियर हो ये बात? तो भैया डबल कोइंसिडेंट क्या बोला गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ ह्यूमन बॉन्ड, मतलब लैक मतलब कमी पाया जाना, किसका, डबल कोइंसिडेंट, मतलब ये किसका, डबल कोइंसिडेंट ऑफ ह्यूमन बॉन्ड, मानव की जो इच्छाएं हैं उसका डबल, मतलब इसकी इच्छा आपस में क्या हो, जब ये एक दूसरे के सामान को लेने के लिए क्या हो, एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, यानी ऐसे दो व्यक्ति जो एक दूसरे के सामान को लेना चाहते हैं, ठीक है, तब तो वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये क्या था, एक संयोग था, यानी ऐसा निश्चित नहीं था, बहुत समय लग जाता था कई बार ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जिसको आपके सामान की जरूरत हो और उसके सामान की आपको जरूरत हो। समझ आ रहा है? तो ये था, ये प्रॉब्लम थी। क्लियर हो गया? अब क्या है हमारा, दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू। क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, यानी लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का एक और प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि उसमें उसकी जो वैल्यू, यानी जब उसमें कोई भी लेन देन हो रहा है ना, तो उसको जब लिखने की अगर बात आए तो उसकी यूनिट जो थी वो कॉमन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कपड़े का अगर मूल्य है, क्या है, चावल के बराबर है। कल कोई ये किसी और को कपड़ा देता है और अपना घर बना लेता है, तो उसी कपड़े की वैल्यू मकान में हो जाएगी। मान लीजिए कहीं से दूध लेकर आता है, तो जिसको दूध बेचता है, मतलब दूध से दूध लेकर आता है, उसको ये कपड़ा दे देगा, उससे वो दूध ले लेगा, तो उसी कपड़े की वैल्यू दूध मिल्क में हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? किसी के यहाँ इसके बच्चे पढ़ने जाते हैं ट्यूशन, तो जब ये ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो ये उनके लिए कपड़ा बना देता है, वो क्या करते हैं, इसके बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो यानी कि कपड़े की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्विस, यानी एजुकेशन। तो कपड़ा इक्वल टू चावल, कपड़ा इक्वल टू गेहूं, ऐसे करके, समझ आ रहा है आपको, जिसमें एक्सचेंज करेगा। तो जब आप उसका रिकॉर्ड करोगे तो उसमें कॉमन यूनिट है ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? और जब कॉमन यूनिट नहीं होती तो प्रॉब्लम आती है उसके रिकॉर्ड करने में। अब क्या लिखोगे, क्या हिसाब चढ़ाओगे? यानी आज तो मैं ट्यूशन की फीस बच्चों को क्या चढ़ा देता हूं कि बच्चे का इतना रुपए है, इतना रुपए मैं बता देता हूं, लेकिन उस समय मैं बोलता भैया तू तो जा, मेरे लिए 4 क्या लाएगा, बकरी लेकर आएगा, तू मेरे यहाँ झाड़ू लगा देगा, ऐसे रिकॉर्ड करते आप। तो कैसे कोई रिकॉर्ड कर पाएगा? तू मेरे लिए सब्जी ले आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये प्रॉब्लम होती थी, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुद्रा के आने से ये भी प्रॉब्लम दूर होगी। देखिए मुद्रा जैसे ही आई, कोई कोइंसिडेंट की जरूरत नहीं, मतलब कोई इच्छाओं के एक दूसरे की जरूरत नहीं है। पैसा दो कुछ भी मिलेगा, पैसा दे दो सामान ले लो, कोई इसकी जरूरत नहीं इंतजार करने की, ऐसा व्यक्ति ढूंढने की कि कोई नहीं जिसको मेरे सामान की ही जरूरत है, नहीं, पैसा दो, देखो सब देने के लिए तैयार है। ठीक है,
लैक ऑफ कॉमन, जैसे ही पैसा आया, आज देखिए आज कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी वैल्यू किस में होती है, वैल्यूएशन रुपए में होती है, सिंपल सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा है प्रॉब्लम इन स्टोरेज। किसमें दिक्कत हो रही है, स्टोरेज में दिक्कत हो रही है, और किसमें, ट्रांसफर में। देखिए प्रॉब्लम स्टोरेज मतलब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या नुकसान था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, स्टोर करना। आज के समय में आज आप बहुत सारा रुपया दबा के कहीं बक्सा में कहीं पे भी खूब सारा रख सकते हो। आज के समय में पैसा उठा के बहुत दूर दूर तक ले जा सकते हो आसानी से, आप तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन पुराने समय में आपके पास क्या होता था, पैसे ना होकर धन के रूप में अनाज होते थे, रिसोर्सेज होते थे। तो आप अनाज को, गेहूं, चावल, इन सब चीजों को आप क्या करोगे, आपको गांव में जाइए देखिए स्टोर करने में कितना दिक्कत होता है। पहले तो उसको खेतों से उठवा के लदवा लदवा कर मजदूरों के माध्यम से घरों में क्या करते हैं, रखवाते हैं ना। और उसमें भी दिक्कत है कि भैया अगर गलती से आपका कोई चूहा आ गया या कोई भी नमी उमी आ गई तो गेहूं सड़ जाएगा, दिक्कत है। और अगर ट्रांसफर करना है, मान लो आज आपने इस घर में 100 बोरी अनाज रख दिया, अब आपको लगा रहे यार इसमें नहीं रखना था, मुझे तो दूसरे वाले घर में रखना था, तो आपको फिर दोबारा मजदूर लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लाद उठा के ये कर सकते। तो जो ट्रांसफर करने में भी दिक्कत हो रही है इधर से, तो समझ आ रहा है। तो यही दिक्कत होती थी किसमें, स्टोर करने में और ट्रांसफर करने में। लेकिन पैसा जैसी मुद्रा आती है आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर करो, देखो चेक वैक से ले जाओ, कैश भी रख के कितना ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद आपका क्या है, वही है प्रॉब्लम इन डेफर्ड पे। आपकी किताब में डेफर्ड पेमेंट लिखा हो, मैं लिखता हूं कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम किसमें हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाले लेन देन में, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन में। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि डील आज हो जाती है। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, देखिए किसी का, मान लीजिए आप कहीं किसी को घर बनाना है तो आप एक ठेकेदार को ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेंगे। वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बोलेगा मैं आपका घर 10 लाख रुपए में बना दूंगा, 5 महीने बाद बना के आपको ऐसी ऐसी कंडीशन में दे दूंगा, ठीक है। फिर वो डील कर लेता है, पैसे कैसे दोगे, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट में जो पूरा पैसा जो होता है वो काम होने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो जिस भी यानी कॉन्ट्रैक्ट में पैसे भविष्य में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं, पुराने समय में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता होगा, जब पैसे नहीं थे, जब मतलब कौन सा सिस्टम था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था। तो पुराने समय में जब ये पाया जाता था तो क्या चलता था, ठीक है ना। तो पुराने समय में जब ये पाया जाता था तो उस वक्त क्या होता था बच्चे, उस वक्त, ठीक, उस वक्त क्या चलेगा, उस वक्त जब लोग क्या करते थे, अगर मान लो कोई आता है काम करने के लिए, मान लो क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है, जैसे मान लो उसने बोला ठीक है मेरा घर बना दो। अगर पुराने समय बात कर रहा हूं मैं, क्या है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है, तो उस समय सोचिए, कल्पना करिए, घर बनाना है तो लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई मैं आपका घर बना दूंगा, ठीक है। और जैसे ही जब घर बना दूंगा तो घर बनाने के बाद अब भुगतान किस में होगा, पैसे तो थे नहीं, तो भुगतान होगा वही किसी गेहूं, चावल या किसी वस्तु के रूप में ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब ये वादा कर रहे थे, तो उस समय क्या था, उस समय हमारे पास 100 बोरी अनाज था, तो उस बंदे ने बोला ठीक है मुझे 50 बोरी दे देना, मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब मान लो 5 महीने बाद काम पूरा होता है, तो क्या 5 महीने के अंदर वो जो अनाज है, क्या उसकी वस्तु की गुणवत्ता खराब नहीं हो सकती, वो खराब भी तो हो सकता है, इसमें कीड़े लग सकते हैं, समझ आ रहा है। तो जो व्यक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए तो रिस्क का विषय हो गया ना, जोखिम हो गया ना, कि उसने बोला ठीक है मैं 50 बोरी अनाज ले लूंगा। अब जब उसने तो उसका काम कर दिया अच्छे से, जब वो लेने गया तो पता चला इसका अनाज खराब हो गया है, और वो वाला ही बोलेगा भाई मैंने तो इसी बोरी की बात की थी। तो ऐसे में जोखिम किसके ऊपर आ रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो इसलिए लोग बचते थे ऐसे लेन देनों को। समझ आ रहा है आपको, तो ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जैसे ही पैसा आया आप देखिए धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपसे मैंने 10 लाख बोला, 5 महीने बाद आप 10 लाख ले लो। 10 लाख की वैल्यू 5 महीने में कोई कम होती है क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत रेयर थोड़ा नॉमिनल चेंज आता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से आज लोग क्या करते हैं, खूब कॉन्ट्रैक्ट के लेन देन करते हैं। समझ आ रहा है आपको, तो समझ आया बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, इसकी कमियां क्या होती है। इसी कमियों को दूर किया किसने,
मुद्रा के आने से। ठीक है, तो मुद्रा क्या होता है बता दिया मैंने। मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा के चार काम करती हो। पहला कौन सा काम? एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज का काम करती हो, जिसे एक्सचेंज करते वक्त स्वीकार किया जाता हो, एक्सेप्ट किया जाता हो। ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा, उसकी कॉमन यूनिट वैल्यू होती है, उसे स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल जो ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या बनाती है? हेल्पफुल बनाती है, सपोर्ट करती है। समझ आ रहा है आपको? तो इतना ही आपका ये टॉपिक है। फिर जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें मनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, क्रेडिट मनी, ठीक है, फुल बॉडीड मनी। फिर उसके बाद में आपको बताऊं मनी सप्लाई क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, फिर मैं आपको बताऊंगा सप्लायर्स ऑफ मनी। तो ये 4-5 टॉपिक है, अगले वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों।